वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बात कर लेते हैं कि इस वक्त अस्पतालों में पेशेंट्स हम देख रहे हैं जो कि अगर बात कर ली जाए कोई बीपी हाई पेशेंट है या फिर शुगर का पेशेंट है या इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों में जो पेशेंट मुब्तला है, वहीं अगर घर में वो मौजूद होते हैं तो उनको अपनी बीमारी के बायस जिस्म के कई हिस्से में जो है वो दर्द भी हो रही होती है और वो उसको नॉर्मल करने के लिए या तो किसी पेन किलर का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर जो है वो अगर बात कर ली जाए अस्पतालों का रुख करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ माहिरीन भी मौजूद होते हैं जो हमारे से इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि कौन सी दवाई खानी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। और अगर बात कर ली जाए बेहोशी की, यानी कि बेहोशी के लिए जो एनेस्थीसिया इस्तेमाल की जाती है उसकी कितनी इकसाम है, तो इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं प्रोफेसर अशरफ सियाह। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो कि प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया और आईसीयू के हेड भी हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको जाकर। लाहौर में कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है सर। जो कि बात कर रहे हैं हम बेहोशी के लिए एनेस्थीसिया जो इस्तेमाल की जाती है, इसी टाइप्स की अगर मैं बात करूं, कितनी है इसकी टाइप्स? हाँ जी, ये दो डिफरेंट जो अपने टॉपिक अभी आपने डिस्कस किया ना, एक ये है कि जो एनेस्थीसिया है जिसमें हम दो तरह का एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एक ऐसा सुन कर लेते हैं या पूरा बेहोश करते हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे थे वो है जो पेन मैनेजमेंट, जो दर्द है उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो अगर हम उस पर डिस्कस करते हैं ना पेन मैनेजमेंट, उसमें हमारी दो तरह की सर्विसेज हैं। एक है एक्यूट पेन मैनेजमेंट, जैसे अगर किसी की सर्जरी हुई तो सर्जरी के बाद पेशेंट को दर्द हो रही है, उसको कैसे मैनेज करना है। दूसरा ये है कि आपकी जो क्रॉनिक पेन बोलते हैं, जो दर्द पुरानी हो जाती है, 2 हफ्ते से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है, उसके बाद फिर जो कैंसर पेन है वो कैसे मैनेज की जा रही है, कौन मैनेज कर रहा है, वो बड़ा बहुत अहम है उसको देखना और उसको समझना। क्योंकि ये सिंपल ये मेडिसिन नहीं है कि ये गोली खा लें, ये टैबलेट खा लें, इंजेक्शन लगवा लें। अब इससे बहुत आगे जो है ना वो ट्रीटमेंट चली गई है। और अल्लाह के फजल से अब जो मेरा ताल्लुक चूँकि एनेस्थीसिया से है, तो अब ये स्पेशलिटी एनेस्थीसिया ने टेकअप कर लिया है। इसमें हमारे जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं वो मैनेज कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली हमारा जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन है, जो हमारा जो सबसे बड़ी डिग्री अवार्ड करता है, जो FCPS है, वो FCPS पेन मेडिसिन में भी स्टार्ट हो गई है। पहले छोटे डिप्लोमे थे, अब ये बड़ी डिग्री भी स्टार्ट हो गई, बड़ी डिग्री भी आ गई। हाँ जी। तो अब इसमें ये है कि हम लोग जो है ना तकरीबन हर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, प्राइवेट में पेन मैनेजमेंट सेंटर बने हुए, पेन क्लिनिक है, तो ये पेशेंट वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। और अगर WHO की तरफ से ये जो इंस्ट्रक्शन है कि ये 5th वाइटल साइन के जब भी आप किसी पेशेंट को चेक करते हैं, आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं और उसके बाद उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, रेस्पिरेशन। तो 5वीं चीज़ आपने चेक करनी है उसकी पेन की इंटेंसिटी क्या है। ये एवरी टाइम इट शुड बी मॉनिटर्ड, क्योंकि पेन के बड़े बहुत ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। मुझसे किसी एक दफ़ा हम डिस्कस कर रहे थे, तो किसी ने पूछा कि जी सबसे बुरी दर्द कौन सी है। अच्छा। तो मैंने कहा कि जी दर्द कोई भी हो अच्छी नहीं है, जिसको दांत की दर्द है वो कहेगा इससे बुरी कोई नहीं है, जिसको कान की दर्द है, जिसको अगर मतलब छाती में कोई दर्द हुई है, हार्ट की पेन हुई है, तो जिसको जो प्रॉब्लम होती है वो, तो हम इन सारी चीज़ों को एड्रेस करते हैं। अब जो एक्यूट पेन है उसको तो हम एड्रेस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं हॉस्पिटलों में। जो क्रॉनिक पेन है उसके लिए बड़ी डिफरेंट मोडेलिटीज़ आ गई हैं। अब बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन भी आ गई हैं, ट्रीटमेंट भी आ गई है, जिसमें काफ़ी सारे गैजेट आ गए हैं। और उसमें जो मोस्ट रिसेंट जो एडवांसेस हुई हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम ब्लॉक्स लगा रहे हैं। उसमें नई मेडिसिन भी आ गई हैं जो ब्लॉक के साथ हम लगाते हैं। ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम होती है जिनको जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, उनकी पेन बड़ी बहुत ही सीवियर होती है, वो आम मेडिसिन से ठीक भी नहीं होती। उसके लिए हमें बहुत ही एडवांस मोडेलिटीज़ यूज़ करना पड़ती हैं। तो ये तकरीबन हर हॉस्पिटल में ये चीज़ें आ गई हैं। तो अब जो एनेस्थीसिया है वो हम ये कहें कि जी सिर्फ ऑपरेशन थिएटर तक महदूद है कि जी मरीज़ों को बेहोश किया और उसके बाद हम उसको होश, उससे बहुत आगे चले गए हैं। ये स्पेशलिटी काफ़ी स्प्रेड कर गई है, इसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आ गए हम। अच्छा। और जितनी ये पेन की सर्विस थी ये सारी की सारी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट दे रहे हैं। एनेस्थीसिया की हम बात करें तो अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं, जिसमें जनरल एनेस्थीसिया है, रीजनल है, लोकल है, तो ज़रा इस पे भी रोशनी डालिएगा। और कौन सा जो पेशेंट है, चाहे वो शुगर का है, कैंसर का, इवन अभी आपने बात की, उसकी पेन जो है वो काबिल बर्दाश्त जो है वो होती है नहीं होती बिल्कुल भी, तो कौन सी जो टाइप है वो किस पेशेंट के लिए सूटेबल होती है? हाँ जी, ये एक चूँकि काफ़ी एक लंबा सा टॉपिक है, आपने उसको जो क्वेश्चन पूछा ना, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि हम पहले एक ये था कि जी एक पेशेंट आया हमारे पास, उसको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या प्रॉब्लम, हम कहते हैं ये मरीज़ बेहोशी के लिए फ़िट नहीं है। अब हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं। अच्छा। अब हम कहते हैं कि जी पेशेंट अनफिट नहीं है एनेस्थीसिया के लिए, अब एनेस्थीसिया इज़ मेड फिट फॉर दैट पेशेंट,
कि हम उसको टेलर करते हैं उस पेशेंट के प्रॉब्लम के मुताबिक। कि अगर पेशेंट है जिसकी आप लेट से कि जी लेग की सर्जरी होनी है, उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको हम ऑप्टिमाइज़ करके उसको हम रीजनल एनेस्थीसिया की तरफ जाएंगे जो उसके लिए सेफ़ होगा। 100% सेफ़ तो कोई प्रोसीजर भी नहीं है, लेकिन जो उसके लिए जिसमें प्रॉब्लम कम से कम होगी हम उसको एड्रेस करेंगे। अब एक पेशेंट है जिसकी ब्रेन की सर्जरी होनी है या कार्डियक सर्जरी है या उसकी कोई चेस्ट की सर्जरी है, उसमें हम रीजनल टेक्निक यूज़ नहीं करते, उसमें पेशेंट को पूरा बेहोश करना पड़ता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसमें होता ही है कि हमारे पास जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट क्लिनिक है, जब पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको पूरा थॉरोली चेक करते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, इसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सांस की प्रॉब्लम है, सर्जरी क्या होनी है, उसके मुताबिक हम एनेस्थीसिया को प्लान करते हैं, टेलर करते हैं। ये तकरीबन हर हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस अब इम्प्लीमेंट हो गई है। उसके मुताबिक हम एनेस्थीसिया को लेके चलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सर्जरी की ड्यूरेशन कितनी होगी और किस तरह का ऑपरेशन होगा, क्या उसको रीजनल एनेस्थीसिया के साथ हम कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसकी बाद में पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद हम उसकी पेन को मैनेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें एज की अगर हम बात करें, जो पेशेंट 50+ हैं या फिर 20+ जो पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए जो है कौन सी एनेस्थीसिया इस्तेमाल की जा सकती है? हाँ, ये फिर वही है कि जो डिपेंड करता है कि उसकी सर्जरी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। एनेस्थीसिया देखिए ना, जो मैंने 6 घंटे के बच्चे की सर्जरी करवाई हुई है, अच्छा। और 95 ईयर की एक खातून थी उनकी कराई है, 110 साल का एक पेशेंट था उसी भी कराई है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। अब अगर 20 साल का पेशेंट है, उसकी प्रॉब्लम नीचे फीमर की या नीचे टांग में कोई ऑपरेशन होनी है, या अपेंडिक्स का लेट से एक जो उसका ऑपरेशन है, या फीमेल है उसका सीरियस सेक्शन होना है, तो उसको हम प्रेफर करेंगे कि वो रीजनल एनेस्थीसिया स्पाइनल, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसकी कोई ब्रेन की सर्जरी है तो हम उस तरफ चले जाएंगे। लाइकवाइज आप अगर कोई 50 ईयर का है या उससे बड़ा है, उसको भी हम उसके मुताबिक ही टेलर करेंगे कि इसकी सर्जरी क्या है और उसके मुताबिक हमने लेके चलना होगा उसको कि किस तरह से उसको आगे प्रोसीड किया जाए। ठीक है। कैंसर के पेशेंट की हम बात कर रहे हैं और कैंसर से मुतालिक दर्द को एनेस्थीसिया के जरिए कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ जी, कैंसर में जो एनेस्थीसिया से ज़्यादा ज़रूरी है ना, उसकी पेन मैनेजमेंट है। क्योंकि कैंसर के पेशेंट आपके जब उसकी प्रॉब्लम जब स्टेज 2 से आगे बढ़ जाते हैं ना, वो बड़ी शदीद पेन में होते हैं। और हमें हमारे बहुत जो पायनियर हैं पेन में, हमारे सीनियर, वो कहते हैं कि कैंसर वाले पेशेंट से फीस ना लिया करें। अच्छा। कि उसकी ट्रीटमेंट के वो इतनी मिजरी में होते हैं। इवन मुझे याद है हमारा एक मेडिकल स्टूडेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 3rd ईयर का, बाद हमारे बच्चों की तरह होते हैं, तो उसको कैंसर हो गया। और उसके बाद जब वो मेरे पास 6 मंथ के बाद आया था तो मैं उसको रिकगनाइज़ नहीं कर सका, वो इतनी बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में था। तो अब यह है कि जो कैंसर वाले पेशेंट हैं उनको डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। हम उसको डिफरेंट ब्लॉक्स लगाते हैं, डिफरेंट मेडिसिन है, जैसे अब उस पर इंट्राथीकल डिवाइसेस आ गई हैं जो लगा के उसमें मेडिसिन हम उसमें दे देते हैं कि पेशेंट को पेन फ्री रखा जाए। क्योंकि कैंसर को कंट्रोल करना तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है कि जो ट्रीटमेंट हो रही है तो उसकी रेडियोथेरापी होगी, कीमोथेरापी है, यहाँ पे पैलिएटिव सर्जरी अब हो जाती है, लेकिन उसकी पेन आम मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होती। उसके लिए आपको नॉर्कोटिक यूज़ करना पड़ते हैं, मेडिसिन जो आपकी रूटीन में अवेलेबल नहीं है, या फिर आप ब्लॉक्स लगाते हैं, या उसके बाद अब ये डिफरेंट हम जो कैथेटर डाल लेते हैं, टनल कर देते हैं कि आप उसको महीनों के हिसाब से भी ट्रीटमेंट करते जाते हैं, उस हिसाब से उसकी पेन मैनेजमेंट हम करते जाते हैं। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या आती है, हमें वो जो ख़ास मेडिसिन है कुछ नॉर्कोटिक, वो हमें उसकी फ्रीली अवेलेबिलिटी नहीं है। वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाहर के मुल्कों में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे हमें बड़ा बहुत ही कुछ चंद मेडिसिन जिनका हमें सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास मेडिसिन नहीं है। बाकी जो डिवाइसेस हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, जिसके ज़रिए हम ये टाइट्रेटेड डोजेज देते हैं, कंट्रोल डोजेज देते हैं। तो अगर वो भी हमारे पास ना हो, फिर हमें अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हम उसके साथ करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी पेन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अभी आपने कहा ये एनेस्थीसिया का इस्तेमाल जो है ना, हम उसमें मज़ीद उस सिस्टम में बेहतरी लेके आ रहे हैं, तो अस्पतालों में सर्जरी के दौरान जो एनेस्थीसिया के इंतज़ाम है वो इस वक्त कैसा जा रहा है? अच्छा देखिए जी, ये फील्ड किसी ज़माने में अगर आपको याद हो, जो पहले एक ईथर एनेस्थीसिया होता था, हाँ। और उस वक्त है कि जी एक आपको जो है ना वो मुंह के ऊपर एक मास्क रख दिया जाता और उस पर मॉनिटरिंग क्या थी, आपकी उंगलियों के ये जो पोटे हैं ना ये चेक करते थे। अगर ये ब्लू हो रहे हैं तो मास्क उठा लो, अगर पेन होना शुरू है फिर मास्क रखते हैं, अगर पेशेंट हिलना शुरू हो जाए तो उसको लोग पकड़ लेते थे। अब इतना एडवांस हो गया ये सिस्टम, आपके पास जो मशीनें आप यूज़ कर रहे होते हैं वो आपकी एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। आपका हार्ट रेट मॉनिटर हो रहा है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो रहा है, आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन मॉनिटर हो रही है। इवन अब जो नए मॉनिटर हैं उसमें हमें ये भी आइडिया होता है कि आपका एनेस्थीसिया का लेवल क्या है, आपके ब्रेन में कितनी ऑक्सीजन जा रही है,
कम है या ज़्यादा है और एनेस्थीसिया की डेप्थ कम है या ज़्यादा है। सो ये जो था ना एक बड़ा बहुत ही एक मिथ थी कि जी इसको बेहोशी की दवाई ज़्यादा मिल गई है तो ये मरीज़ होश में नहीं आ रहा, वो सारा कुछ अब ऑब्सोलीट है, ओवर रूल्ड है। क्योंकि अब जो मशीनें आपको एक एक चीज़ बता रही होती हैं कि जी प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, कि पेशेंट में किस जगह पे, अगर पेशेंट है उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया उस वजह से प्रॉब्लम हो गया तो एनेस्थीसिया वालों को ब्लेम नहीं आएगा। एनेस्थीसिया एक बहुत ही एक एडवांस, दूसरा जो आपके पास तकरीबन हर हॉस्पिटल में क्वालिफाइड एनेस्थिस्ट और पूरी यूनिट एक मौजूद है, तो वहाँ पे ये बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, पेशेंट की केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जब पेशेंट थिएटर में आता है उससे पहले हम उसको टेकअप करते हैं, जब पेशेंट उसके बाद थिएटर से बाहर चला जाता है हम उसके बाद भी देखते हैं, और इवन जो आईसीयू में भी, क्योंकि आईसीयू को भी हम देख रहे होते हैं, सर्जिकल आईसीयू है। अभी यहाँ आपने कहा है कि पेशेंट जो है वो फिर जैसे रिलीफ उसको होता है पेन से तो वो बाहर चला जाता है। एनेस्थीसिया के हवाले से जो ऑपरेशन की बाद की देखभाल होती है वो कितनी ज़रूरी होती है और किस तरह की देखभाल की जा सकती है? हाँ जी, ये सवाल तो बड़े आपके अहम है और मतलब कि बड़े बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं कि जब पेशेंट की सर्जरी खत्म हो जाती है ना, हम डिपेंड करते हैं कि जी पेशेंट की सर्जरी कैसी थी, पेशेंट किस तरह का है जिस टाइम थिएटर में सर्जरी एंड हुई है। अगर पेशेंट आपका स्टेबल है, इसके बाद भी हमारा प्रोटोकॉल है कि हम 2 घंटे के लिए उसको अपने उस जो HDU होता है जिसमें हम रखते हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि सर्जरी के बाद फ़ौरन कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर पेशेंट एक प्रॉब्लम वाला है जिसकी सर्जरी बड़ी प्रोलॉन्ग है, जो ऐसा इशू है, उसको हम ICU में ले जाते हैं, वो ICU हम देखते हैं। उस ICU में हम जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है कि हमारे साथ सर्जिकल टीम भी होती है, बाकी भी हमारा सारी यूनिट, जैसे पल्मोनोलॉजी का इशू आ जाता है जो फेफड़ों का, उसको हम इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेजर वो एनेस्थीसिया वाले ही टेकअप करते हैं कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, उसको वेंटिलेटर की सेटिंग कैसे करनी है, कब उसको वेंटिलेटर से उतारना है, किस टाइम उसको वेंटिलेटर चेंज करना है, क्या चीज़ें आगे उसको लेके चलनी है, वो सारे का सारा प्रोसीजर फिर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ही देख रहा होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, हम उस टाइम उसकी देखभाल शुरू करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के दौरान तो हम 1 सेकंड के लिए आगे पीछे नहीं हो सकते। ऑपरेशन ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर पेशेंट ICU में है और हमारे पास पेशेंट महीनों के हिसाब से भी रहे हैं वेंटिलेटर पे, और मुझे बड़ा बहुत ही अच्छा लगता है ये फ़िक्रा कोट करके कि जिना हॉस्पिटल में मेरे ICU में मेरी टीम इतनी एफिशिएंट है, हमने 50 दिन के बाद भी 60 दिन के बाद भी मरीज़ों को वेंटिलेटर से उतार के अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर बिल्कुल पैदल गए हैं नॉर्मल हालत में। एक ज़िंदा मिसाल आपकी मैडम कमल नोमान है, जो जिनके बारे में ये न्यूज़ आ गई थी कि वो शी इज़ डेड, तो मेरे पास हो रही थी 17 डेज़ वेंटिलेटर पे रहने के बाद। उसके बाद हमने वेंटिलेटर से उतारा था और उसके बाद हमने उसे केक वेक कटवा के फिर हमने भेजा था। तो अभी मैं देख रहा था कहीं ना कहीं पे वो फिल्म शूट कर रही हैं। अच्छा, अभी हम कैंसर की बात करें कि कैंसर का जो पेशेंट होता है उसको जो एनेस्थीसिया उसके लिए जो वो कितना अच्छा साबित हो सकता है, इसी तरह एनेस्थीसिया के लिए ऑपरेशन से पहले जो है वो तशखीस जो है करनी चाहिए, और तशखीस जो की जाती है उसमें क्या शामिल होता है? हाँ जी, ये असल जो अभी नए आपके SOPs है ना, वो तो मुझे तो लगता है कि आप एनेस्थेटिस्ट हैं कि जितने आप अच्छे सवाल पूछ रही हैं ना, क्योंकि ये जो पेशेंट जब पहले आता है उसके बाद हम उसका थारो चेकअप करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट। ठीक है। इस पेशेंट को पूरा एक हम उसका परफॉर्मा डिजाइन करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, उसकी एज और जेंडर के अलावा साथ को सर्जरी क्या है उसकी, इसको कोमॉर्बिड इसको हम बोलते हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दमे की प्रॉब्लम है, उसको सारा चेक करके प्रॉब्लम वो चेक करने के बाद हम एनेस्थीसिया का प्लान डिजाइन करते हैं। ठीक है। जैसे कोई और बाकी चीज़ें हैं वो भी डिज़ाइन करते हैं सारा, कोई लेट्स से आपका कोई आर्किटेक्ट है वो चीज़ें डिज़ाइन करता है, हम एनेस्थीसिया को डिज़ाइन करते हैं। ये बेसिकली एनेस्थीसिया को मैं कहता हूँ दिस एन आर्ट। ठीक है जी, ये एनेस्थीसिया है क्या, और जो बेहोशी के लिए एनेस्थीसिया इस्तेमाल की जाती है उसकी कौन सी इकसाम है और किस पेशेंट के लिए जो है ये यूज़ की जा सकती है, और किस किस्म की बीमारियों से रिलीफ, इवन पेन मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से